नमस्कार। प्रणाम इंडिया सत्य की बात में आपका स्वागत। मैं हूं प्रेम कुमार। राहुल गांधी ने फूंक दी है कांग्रेस में जान। दिल्ली का चुनाव हो गया है रोचक, बीजेपी है भौचक और अरविंद केजरीवाल है परेशान। कैसे निकाले निदान? ये दिल्ली का चुनाव कैसे अचानक पलट गया और एक व्यक्ति ने एक सुर से कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। और अब हालात ये हैं कि बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। हालात ये है कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि दिखाने का वो बहाना जरूर ऐसा कर रहे हैं कि मानो कांग्रेस उनके सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता तो सीलमपुर में राहुल गांधी की रैली के बाद तत्काल जो अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया आई वो उस रूप में कतई नहीं आती। उस प्रतिक्रिया पर तो हम लोग बातचीत भी कर चुके हैं और काफी बातचीत कर चुके हैं। लेकिन आज हम कुछ नए नए एंगल्स पर बात करेंगे कि हो क्या रहा है। क्या राहुल गांधी ने एक रैली करके वो हट गए कि फिर अब रैली ही करेंगे? नहीं, राहुल गांधी ने लोगों से मिलने जुलने का और सियासत का जो एक नया अंदाज विकसित किया है, उस अंदाज में राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं। और आज का दिन भी इसी तरीके से राहुल गांधी ने पूर्वांचलियों के बीच गुजारा। दही चूड़ा खाया, दही चूड़ा खिलाया। और हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये राहुल गांधी की तस्वीर देखिए। ये दही चूड़ा खा रहे हैं। इस दही चूड़ा में बहुत जान है। बिहार की सियासत भी दही चूड़ा के इर्द गिर्द घूम रही है। संदर्भवश मैं बता देता हूं कि चिराग पासवान ने दही चूड़ा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया और फिर नीतीश कुमार पहुंचे दल बल के साथ, लेकिन मेजबान ही गायब। दही चूड़ा खिलाएगा कौन? फरार। भाई ऐसा भी कहीं होता है? चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बुला करके खुद गायब हो गए। दही चूड़ा, तो ये दही चूड़ा की पॉलिटिक्स बहुत गजब है। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में भी दही चूड़ा की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन मैं थोड़ा इसको म्यूट कर देता हूं। दृश्य आप देखिए, इसमें आवाज महत्वपूर्ण नहीं है। दही चूड़ा देखिए, राहुल गांधी अपने हाथों से उनको खिला रहे, जिन्होंने उनको यानी राहुल गांधी को खिलाया, चम्मच से खिला रहे हैं। चम्मच से ही राहुल गांधी को भी दही चूड़ा खिलाया गया और राहुल गांधी भी जवाब में उनको दही चूड़ा खिला रहे हैं। सब लोग बैठ करके सबकी प्लेट में आज के दिन का जो मुख्य भोजन है वो पर्व के मकर संक्रांति के मौके पर वो दिखता है, ये नजर आया। लेकिन थोड़ी सी और बात बिहार की भी करते हुए बढ़ते हैं कि आप याद कीजिए, ये नीतीश कुमार जी ने 2014 से पहले, संभवतः 2012 या 12 की ही बात है, हाँ, और वर्ष में इधर उधर हो सकता हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक भोज दिया था पटना में। बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी वहां थी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम नेता वहां मौजूद थे। अपने घर में भोज पर न्योता दिया था, लेकिन उस न्योता को नीतीश कुमार ने इसलिए कैंसिल कर दिया था कि एक तस्वीर छप गई थी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। वो तस्वीर गलत नहीं थी, विज्ञापन के रूप में छप गई थी। और उस समय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से दूरी बनाते दिखना चाहते थे और वो तस्वीर पंजाब की थी, लेकिन बिहार में छप गई थी विज्ञापन के तौर पर, उनकी मर्जी के बगैर। इसी बात पर नाराज होकर नीतीश कुमार ने पूरी बीजेपी की टोली को अपने यहां भोज पर बुला करके कैंसल कर दिया था, वापस चले गए थे। पूरे नेताओं का अपमान हुआ था, उस अपमान को लोग भूल नहीं पाए।
उसी अपमान का एक तरह से रिपीट हुआ है। नीतीश कुमार को जवाब दिया गया है और तब उस अपमान के बाद नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर हुए थे, उसकी परिणति एनडीए से अलग होने के रूप में दिखी थी। और बड़ा सवाल आज यही है कि क्या बिहार में भी नीतीश कुमार का जो अपमान रिटर्न हुआ है, रिटर्न गिफ्ट तो आपने सुना होगा, ये रिटर्न अपमान हो गया। तो अपमान जो रिटर्न हुआ है, इसके जवाब में क्या वही घटना फिर से दोहराई जाने वाली है जो तब एनडीए से अलग हो करके दिखी थी? ये दही चूड़ा पर ये चीजें हो रही हैं, इसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। लेकिन दिल्ली में दही चूड़ा की पॉलिटिक्स कुछ अलग है, ये जनता से जुड़ने की और जोड़ने की पॉलिटिक्स है। बिहार में गठबंधन तोड़ने और छोड़ने के लिए मजबूर करने की पॉलिटिक्स है। दोनों में एक फर्क है। मैं आपको एक और, आज राहुल गांधी पब्लिक के बीच में गए और आपको याद होगा कि कल एक दिन पहले सीलमपुर में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला था, कई बातें कही थी। उनमें से एक बात ये थी कि ये कहते थे कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे। क्या पेरिस बना पाए? इसी चीज को बताने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर निकल पड़े, कैमरे भी थे और वो पूरा नजारा जो है आज दिखा है, सोशल मीडिया पर भी है। टीवी चैनल्स तो अपने अपने हिसाब से दिखाते या छिपाते हैं, छिपाते ज्यादा है। राहुल गांधी का जब सवाल आता है, कांग्रेस का जब सवाल आता है, बताते तब है, इनका नाम तब लिया जाता है जब इन पर हमला करना होता है, कटघरे में खड़ा करना होता है। मैं बार बार टीवी चैनल पर बोलता भी हूँ, डिबेट में, आप लोग राहुल गांधी का नाम तभी लाते हैं चर्चा में जब आपको राहुल गांधी की आलोचना करनी होती है, वरना आप राहुल गांधी से मुंह फेरे रहते हैं। आपका प्रिय तो नरेंद्र मोदी है पूरे चैनल में, उनको वो कहीं भी जाएंगे सारी एक एक क्षण जो है कैमरे में बंद कराती है। बहरहाल ये विषय नहीं है, मैं फिर से आता हूं, आपको एक बड़ी चर्चा में है उस बाइट को सुनाता हूं, तो बहुत मजा आएगा सुनने में। राहुल गांधी ने आज क्या जवाब दिया वो भी उसमें है। को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन, बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है आपकी दिल्ली। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ये कैसे ढह गया, ना लागू है। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जवाब है। मैं भी इसको म्यूट करके ही थोड़ा रखता हूं, आपकी याद ताजा रखता हूं कि केजरीवाल लगातार दिल्ली को लंदन, पेरिस और तमाम चीजें बनाने की बातें कर रही थी। राहुल गांधी ने बस पूछ भर दिया कि दिल्ली पेरिस बनी कि नहीं बनी, करप्शन दूर हुआ कि नहीं हुआ, दिल्ली की सफाई हुई कि नहीं हुई, जातीय जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे। इन सवालों को गालियां समझ बैठे अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली आए और उन्होंने हमें गंदी गंदी गालियां दी। भाई ये सब गंदी गंदी गालियां हैं तो ये तो आपको सुननी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल जी। अगर दिल्ली सुधरी कि नहीं सुधरी, सफाई हुई कि नहीं सफाई हुई, ये सवाल गालियां लगती हैं तो ये गालियां आपको सुननी पड़ेगी। और इसी को सुनने के लिए आप वहां पर बैठे रहे, सत्ता में आए, जनता ने आपको भेजा, आपको ये गालियां सुननी पड़ेगी। अगर ये गालियां हैं, सवालों को गालियां मत कहिए। तो आज राहुल गांधी ने गालियां, तथाकथित गालियां नहीं दी बल्कि दिखाया। अब वो जो हकीकत है, वो हकीकत भी क्या गालियां हैं? जो राहुल गांधी ने दिखलाया हकीकत दिल्ली की, वो वही दिल्ली है, कूड़े वाली दिल्ली, गंदी गंदे नालों वाली दिल्ली। क्या से क्या बना दिया। वो दिल्ली जो शीला दीक्षित के जमाने की दिल्ली थी, उसको आपने नारकीय दिल्ली में बदल दिया है, लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। ये है
जनता की आवाज। बहुत सारे लोगों ने ऐसी भी प्रतिक्रिया दी, हमारे दर्शकों ने भी कल कुछ कहा था कि राहुल गांधी को लोकल मुद्दों पर बोलना चाहिए। अब देखिए, बोलने का तरीका वही नहीं होता है जो जुबान से बोला जाता है। जुबान से मुद्दे उन्होंने उठा दिए और राहुल गांधी देखिए आज बोलते नजर आ रहे हैं। हम आप पूछते नजर आ रहे हैं, फिर से हम वो आवाज देते पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है आपकी दिल्ली। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस पेरिस बस देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। और ये नजारे जो आप देख रहे हैं, ये है लोकल मुद्दों से कनेक्ट। अपना अपना तरीका है। राहुल गांधी ने एक तरीका इजाद किया है जनता के मुद्दों को बताने का, सुनाने का, कहने का। याद है हरियाणा में उन्होंने अमेरिका वाला किस्सा कैसे कनेक्ट किया था। चुनाव नतीजों को रहने दीजिए, उसमें बहुत सारे सवाल है। रानिया का मुद्दा सामने है, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वहां वीवीपैट का जो मिलान है चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, पैसा जमा करने के बावजूद नहीं कर रहा है, बोलता मॉक पोल करवा लीजिए, वो सब अलग किस्सा है। लेकिन राहुल गांधी ने कैसे बेरोजगारी का मुद्दा जोड़ा था अमेरिका से लेकर के हरियाणा तक, वो भी एक तरीका है। और ये भी एक तरीका है, एक दिन भाषण दे दिया कि भाई दिल्ली चमकी कि नहीं चमकी, और वो बयान भी सामने रख दिया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन, पेरिस और क्या क्या से तुलना कर रहे थे, बता रहे थे। और फिर दिखाया कि देखो यही दिल्ली है, पेरिस वाली दिल्ली है। ये एक तरीका जो आपको दिखा वो हम बता रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ राहुल गांधी ही पूरी चुनाव को तो बदल नहीं देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने डायरेक्शन दे दिया, कांग्रेस में जान आ गई। और कांग्रेस अब पूरे दमखम से कैसे आम आदमी पार्टी को आईना दिखा रही है, उसको आप संदीप दीक्षित की जुबान में सुनिए। जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है, इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। तो ये उसके एक हथकंडे थे। कल राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। और ये जो एक माहौल बना रहे थे ना केजरीवाल के, हम किसके साथ है किसके नहीं, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। अब तो ये कांग्रेस की कोई अगर हम पर शक भी करना चाहे या बार बार उसके जो लोग इस बात को सवाल उठाते हैं कि क्या कांग्रेस किसको हराने के लिए लड़ रही है, ये बात स्पष्ट हो जाए, कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है और कांग्रेस जीतेगी। के बाद जो अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन तो है, अमित पाल जी ने आप सुन रहे थे कि किस तरीके से संदीप दीक्षित बयान कर रहे हैं। ये जो बयान है पूरे अरविंद केजरीवाल पर तथ्यों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, ये जो बयान है ये शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का बयान है। ये सिर्फ कांग्रेस का बयान नहीं है, ये शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का बयान है, जो जिस शीला दीक्षित ने दिल्ली को एक ऐसा उदाहरण के तौर पर बनाया जिसको आज 10 साल 11 साल बाद लोग याद कर रहे हैं। इसलिए संदीप दीक्षित के बयान का महत्व अब बहुत बड़ा हो गया। अब अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं, दम है तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इनके सवालों का, चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती अगर कबूल है तो देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव के मैदान में है और संदीप दीक्षित भी चुनाव के मैदान में, एक ही कंस्टिट्यूएंसी से हैं, नई दिल्ली से दोनों लड़ रहे हैं। और ये
मान लीजिए और ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी हो गया है। बहुत सारे लोग ये कहते सुनते हैं। आज भी मैं एक चैनल पर बैठा था, जब मैं ये बात कह रहा था तो हमारे समकक्ष जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि प्रेम जी तो हमेशा मुगालते में रहते हैं, मुगालते में रहते हुए कहते हैं। भाई वो लोग जो आज हमें कह रहे हैं मुगालते में रहते हैं, पिछले तमाम इलेक्शंस में उनके एनालिसिस देख लीजिए। दिल्ली में वो बीजेपी को विधानसभा चुनाव जिताया करते थे, लेकिन हर बार बीजेपी चुनाव में हारी और बढ़िया से हारी। तो वो अपने बारे में कभी नहीं बताते। मैं तो सिम्टम्स बता रहा हूं कि कैसे दिल्ली चुनाव बदल रहा है, उसके तर्क रख रहा हूं। तर्क को कोई काट सकता है तो मेरी तरफ से भी चुनौती है, आइए तर्क को काटिए। अगर मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बदल रहा है और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुकाबला होना है, अभी नंबर 1 और नंबर 2 मैं कह नहीं रहा हूं। लेकिन तेलंगाना का भी चुनाव हुआ था, तब भी मैंने अपनी बात रखी थी। अब मैं महिमा मंडन नहीं करना चाहता, मैं यहां कुछ नहीं, लेकिन एक विश्लेषक जब विश्लेषण करता है तो अपने उन उदाहरणों को सामने रखता है जो सही हुए, प्रमाणित हुए और तार्किक आधार पर उचित लगते। मैं भी ये रखता हूं। मैंने भी तेलंगाना का बैटल देखा था। कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, बीजेपी के पास 4-4 लोकसभा सीटें थी, कोई भी डिबेट में मानता ही नहीं था, कहते थे बीआरएस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। लेकिन जानते हैं, एक तस्वीर ने पूरा चुनाव पलट दिया था। आप बोलेंगे एक तस्वीर कहीं चुनाव पलट सकता है? जी हां, वो तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव एक दूसरे से मिल रहे हैं, बुके दे रहे हैं। और उस तस्वीर के बारे में नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण, दोनों को क्लब कर लीजिए, एक तस्वीर और एक स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीआरएस के नेता हमारे पास भी आए थे, हमसे गठबंधन करना चाहते थे और बदले में कुछ कीमत मांग रहे थे, मतलब चुनावी कीमत। तो ये बात जो थी और वो तस्वीर जो थी, इसको क्लब करके कांग्रेस ये पेश करने में जनता के बीच कामयाब रही कि बीजेपी और बीआरएस एक हैं और हम ही प्रतिपक्ष हैं, हम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं, हम ही इसका विकल्प हैं। प्रतिपक्ष वर्ड को हटा दीजिए, विकल्प सही शब्द है। कांग्रेस ने बता दिया जनता को कि हम ही विकल्प हैं। वही बात दिल्ली में आप कंपेयर कीजिए। दिल्ली में राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी का विकल्प कांग्रेस है, कांग्रेस दमखम से लड़ेगी। और बीजेपी, ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, ये बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि आइडियोलॉजिकली इन दोनों का जन्म, मतलब बीजेपी का जन्म तो पहले हुआ, लेकिन संघ के कोख से ही दोनों पार्टियां निकली हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। संघ ने अन्ना आंदोलन को प्रायोजित किया, अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली और संघ ने ही जनसंघ बनाया और जनसंघ से ही जनता पार्टी होते हुए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तो ये बात साबित करने की भी जरूरत नहीं है। आइडियोलॉजिकली दोनों एक हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो भी राजनीतिक लड़ाई है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए है। अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी क्यों बीजेपी को देंगे? वो लड़ेंगे, लड़ते हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं लड़ते हैं। जनता के लिए जहां तक सवाल है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजिकल जो नाव है, सब बस है, गाड़ी है, सब एक है। तो ये बहुत बताने और साबित करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ ये बताना था कि विकल्प हम हैं। इससे पहले हमने आपसे चर्चा भी की थी कि कांग्रेस शुरू में ही 2013 में जब आम आदमी पार्टी को उन्होंने समर्थन किया तो गलती थी और अपने आप को कभी विकल्प के रूप में पेश नहीं किया।
मैं आपको कुछ आंकड़े के साथ में कुछ बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप देखिए वो आंकड़े क्या हैं। आमतौर पर बहुत जल्दी, मैं अभी थोड़ी देर पहले डीबी लाइव में था, वहां हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, तो उसमें मैंने थोड़ी बात रखी थी कि लोग कहते हैं 4% वोट वाली कांग्रेस 40% पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। गलत है ये लोग जो कांग्रेस को 4% वाली पार्टी बोल करके कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं, उनको मिले जन समर्थन का अपमान कर रहे हैं। अभी कितना दिन हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव का, मैं आपको ये स्क्रीन पर शेयर करता हूं। देखिए ये 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा वार यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 70 है दिल्ली में, 70 में कौन कितना आगे है। तो आप देखेंगे चांदनी चौक उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी, इस तरीके से पूरा बंटवारा है। 7 लोकसभा सीट है। इसमें बीजेपी को कुल जोड़ लीजिए 52 सीटों पर बढ़त थी, और इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिसने मिलकर चुनाव लड़ा था 18 सीटों पर बढ़त थी। कांग्रेस 3 लोकसभा सीट लड़ी और कांग्रेस ने 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की। 3 में लड़के 8 में। आम आदमी पार्टी बाकी 4 लोकसभा सीटों पर लड़ी और 4 में से 10 लोकसभा सीटों पर, विधानसभा सीटों पर आगे रही। 4 लोकसभा लड़के 10 में आगे रही। वोट प्रतिशत, जाहिर बात है कि कांग्रेस कम लड़ी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के लगभग बराबर थी वोट प्रतिशत का। जहां तक कंस्टिट्यूएंसी वाइज लड़ने का सवाल है कि 3 में वो लगभग बराबर थी, 0.0 कुछ % का फर्क था। लेकिन कम सीटों पर लड़ी, अगर उसको भी हम निकालेंगे तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बेहतर और बेहतर परसेंटेज लेकर लड़ी, ये आंकड़े कह रहे हैं। मैं आपको एक और आंकड़ा इसी में दिखाता हूं, ये भी 2024 का ही आंकड़ा है, और इसका मतलब भी बताऊंगा क्यों मैं ये कंपेयर कर रहा हूं कि बीजेपी को 54.35% वोट मिले और बीजेपी को 10.2% वोट का फायदा हुआ। ये पिछले चुनाव के मुकाबले मैं कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट, ये थोड़ी सी गलती रही, 2019 का मेरे ख्याल से आंकड़ा है, मैं चेंज कर भूल गया ये करना। कांग्रेस को 22.63%, 7.41% का फायदा हुआ कांग्रेस को। ये थोड़ा सा एक और आंकड़ा देखिए तो क्लियर हो जाएगा। ये है ये 2019 का है। हाँ, 2019 का ये आंकड़ा है जो आपकी स्क्रीन पर है, वो है कि बीजेपी को 56.85% वोट मिले, जो 2014 के मुकाबले 2.5% कम थे। आम आदमी पार्टी को 24.17% मिले थे, जो 14 के मुकाबले 5.97% ज्यादा थे, और कांग्रेस को 18.91% वोट मिला, जो 3.72% कम थे। अब ये प्रतिशत में थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, मैं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं कि ये जो 2019 का आंकड़ा था, 2019 का मतलब क्या था? 2019 का मतलब था कि कांग्रेस के खिलाफ आंधी तूफान, जिसने कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। उस समय बीजेपी और आप अपने पूरे फॉर्म में थे, पूरा जो जनता जो है उनके साथ खड़ी थी। तो आम आदमी पार्टी को 24.17% वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस एकदम पीछे थी 18.91%। तो 24.17 और 18.91। बस यहां पर एक ही पॉइंट लीजिए, लोकसभा चुनाव में तब आम आदमी पार्टी को बढ़त थी और कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही थी, और बीजेपी तो जबरदस्त सीटों के साथ थी। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया तो बीजेपी का वोट प्रतिशत पहले से घट गया। यहां गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी मिस्टेक हुई बनाने में मुझे, इसको तैयार करने में। बीजेपी का वोट प्रतिशत आप देखिए 56.85 से घट करके ये 54.35 हुआ, और ये जो 10.2% है दरअसल 2019 में बढ़ा हुआ प्रतिशत है। इसको क्षमा कीजिएगा, गलती हुई हमसे।
आम आदमी पार्टी को ये घट 14.8% वोट घट गया 2024 के मुकाबले। देखिए 2024 में आम आदमी पार्टी को 24.17% वोट मिला था और जो घट के 18.2 हो गया। यानी 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी क्यों घटा वोट? एक तो 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस के वोट 22.63% जो दिख रहे हैं ये, अच्छा चलिए, मैं परसेंटेज में थोड़ी सी चूंकि मिस्टेक हो गई है तो मैं उसको सुधार नहीं पा रहा हूं, तो मैं फिर से कभी इसको ठीक करके लाऊंगा। गलती हो गई मेरे से इसमें बताने में। फिर भी मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को 2014 में जो सीटें वोट्स मिले थे वो 2019 में घट गए और उसके बाद 2024 में उनके वोट में थोड़ा सा इजाफा हुआ। कब? जब वो अपने आप को अपोजिशन के साथ एलाई करती है, यानी इंडिया गठबंधन में आती है। तो जो आम आदमी पार्टी 2019 में उनका वोट घट गया था क्योंकि जनता कह रही थी ये तो अपोजिशन है ही नहीं, अपोजिशन कांग्रेस है, और कांग्रेस को 7 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी जनता ने बनाया था 2019 में। 2024 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ जुड़ गए। ये भी फिर एक गलत फैसला, लेकिन इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला क्योंकि जनता ने सोचा कि बीजेपी को विकल्प देने वाले गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, तो इनका वोट थोड़ा सा बढ़ गया। और कांग्रेस जो क्योंकि 3 सीटों पर लड़ी तो इस वजह से इसका वोट थोड़ा घटा। ये स्थिति है। इसका सार ये है कि अपोजिशन का भाव पैदा करो। जो अपोजिशन का भाव पैदा करेगा जनता उसको उसमें विकल्प देखेगी। ये लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में भी दिखता है, ये विधानसभा चुनाव के भी आंकड़ों में दिखता है। विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी ने अपना आप को विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की, जनता ने उनको विकल्प नहीं माना उनका, क्योंकि जनता बीजेपी को भी सत्ता में मान रही थी, क्योंकि जनता कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भी सत्ता में मान रही थी, और विपक्ष में जो कांग्रेस थी वो विपक्ष के रूप में पेश ही नहीं हो रही थी। अब जबकि कांग्रेस ने अपने आप को विपक्ष के रूप में पेश कर दिया है, उसी तरीके से जैसे आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में आकर के खुद को विपक्ष के रूप में लोकसभा चुनाव में पेश किया तो उसके वोट बढ़ गए क्योंकि वो विपक्ष के साथ दिखी। अब आम आदमी पार्टी से अलग होकर के दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का विकल्प के तौर पर खुद को पेश किया है, तो यहां एक बार फिर वो विपक्ष के तौर पर नजर आ रही है। यहीं पर चुनाव बदला है, चुनाव यहीं पर बदला है। और आज एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अपने 24 अक्टूबर कोड वाले पर्दे से ये उनका झंडा राष्ट्रपति जो है उतारा जा रहा है और एक तरह से ये मकान जो दफ्तर है कांग्रेस पार्टी आज खाली कर रही है। 15 जनवरी से उनका नया पता, नई बिल्डिंग होगी और उस नई बिल्डिंग में कांग्रेस पार्टी कल से एक नए फ्लेवर में दिखेगी। तेवर पहले से दिखने लगा है। ये तस्वीर आपको दिख रहा है 24 अक्टूबर रोड का, ये आप देख सकते हैं तस्वीर है 24 अक्टूबर रोड का, और इसके बाद वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे पते पर। तो मैं आपको, इसलिए इसका काफी ऐतिहासिक महत्व है, तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा। आगे आप देखेंगे जो हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो ये मैं थोड़ा सा राहुल गांधी के एक बयान को फिर से लाना चाहता हूं। आंकड़ों में मैंने आपको बहुत उलझाया है और वो भी थोड़ी सी गलती रह गए थे आंकड़े। आप राहुल गांधी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। तो राहुल गांधी का ये भाषण ऐतिहासिक है। इस
इस स्पीच के इस अंश में राहुल गांधी ने कहा है कि वो अपना पूरा जीवन समर्पण कर रहे हैं, पूरी जिंदगी उनकी आम लोगों के लिए है। और इस भाषण को सुनते ही हमें इंदिरा गांधी के उस भाषण की याद हो आती है जो उन्होंने उड़ीसा में अपने उस वक्त दिया था, अपनी हत्या से कुछ दिन पहले, जब उन्होंने कहा था हमारे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, दिल का जज्बा जो था, दिल में जो था, जो समर्पण था, जो भावना थी, उसको उन्होंने सामने रखा था। और राहुल गांधी ने एक बार फिर इस बात को, उस परंपरा को एक तरह से सामने रखा है कि गांधी परिवार तो देश के लिए है, मैं भी देश के लिए हूं। जहां कहीं भी किसी भी हिंदुस्तानी, कोई जाति धर्म कुछ नहीं, कोई भी हिंदुस्तानी अगर जरूरत में होगा तो राहुल गांधी वहां खड़े मिलेंगे। ये भाषण दिल्ली चुनाव के लिए नहीं है, तमाम चुनाव के लिए है, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, बगैर चुनाव के मौसम के लिए है। आप जैसे भी देखना और बोलना चाहें, मैंने संदर्भवश इसकी चर्चा इसलिए की है कि राहुल गांधी ने जो चुनाव पलटा है, उस चुनाव पलटने को सिर्फ एक बिंदु पर आप नहीं देख सकते। सिर्फ एक बिंदु नहीं कि उन्होंने पेरिस वाला सवाल पूछ दिया, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको उन्होंने जोड़ा है, उसका बुके बनाया है, सवाल किया है, और वो सीधे मैदान में उतर गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक वीडियो भी लाइफ की राजनीति, क्षमा कीजिए, मैं दूसरी वीडियो देना चाहता हूं। ये आप राहुल गांधी को देखिए, आज वो विधानसभा चुनाव, जहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, मिश्रा जी, शुभंकर मिश्रा जी, हाँ, वहां राहुल गांधी भी पहुंचे, लोगों के बीच उनसे बातचीत की, दिल्ली विधानसभा की खाक छान रहे हैं, एक एक विधानसभा में पहुंच रहे हैं जहां उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी अपने बाकी उम्मीदवारों की भी सूची तैयार करके संभवतः कल तक सामने आ जाए, उसकी घोषणा हो जाए, उसकी बैठक हुई है। बीजेपी भी बाकी उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में लगी है। तो अब नॉमिनेशन फाइलिंग का दौर चल रहा है, तो निश्चित रूप से लड़ाई रोचक हो गई है। लेकिन लड़ाई में, जैसे आप लोकसभा चुनाव याद कीजिए, कुछ समय पहले तक, जनवरी से पहले तक, इवन जनवरी तक भी, जब राम मंदिर में मंदिर के शिलान्यास का समय हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा का वक्त हो रहा था रामलला की मूर्ति में, उस वक्त देश में कोई ये मान ही नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती अपोजिशन से मिलने जा रही है। यही माहौल था। किसी से भी पूछिए तो बोले नहीं, 400 पार, 400 पार, विपक्ष तो है ही नहीं। लेकिन चुनाव आते आते राहुल गांधी ने उस इंडिया गठबंधन में, जो एक साथ एकजुट ही नहीं हो पा रहा था, उस इंडिया गठबंधन में जिसको बनाने वाले व्यक्ति खुद एनडीए में चले गए थे, जो कह रहे थे बीजेपी को 100 से नीचे रोक देंगे, वो चले गए थे। उस इंडिया गठबंधन को एक ऐसी जगह पर खड़ा करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जिसके बाद 2024 का चुनाव सामने है, बैसाखी पर आ गई सरकार। अब उसी माहौल को आज हम तुलना करने बोल रहे हैं, उसी को तुलना कीजिए। चुनाव से पहले कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही थी, रेस में ही नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी सरकार की असफलताओं के बारे में बात कर रहे हैं। मीडिया का कवरेज नहीं है, नेता में ही अलग अलग मत है, सेंट्रल लीडरशिप खामोश है। आम आदमी पार्टी अपना पूरा चुनाव प्रचार कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस का चुनाव प्रचार बहुत अनमने ढंग से चल रहा है, कुछ प्रत्याशियों की, कुछ उम्मीदवारों की अपनी मेहनत से चल रहा है। लेकिन अब अचानक माहौल बदल गया। उसी तरीके से माहौल बदला है जैसे राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को एनडीए के समांतर, बीजेपी के समांतर ला खड़ा किया था और माहौल बदला था।
अब एक बार फिर दिल्ली के चुनाव में ये राहुल मैजिक है कि उन्होंने सीधे कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के समांतर खड़ा कर दिया है। समांतर मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में जो समय के साथ साथ बदलेगा, कितना फाइट, क्या आम आदमी पार्टी को भी पीछे छोड़ देगी, क्या कांग्रेस सरकार बना लेगी, ये सब कुछ संभव है। तेलंगाना के उदाहरण से संभव है, जहां भी कांग्रेस बहुत पीछे थी वहां का चुनाव सोनिया गांधी ने बदला था। सोनिया गांधी के लिए तेलंगाना की जनता अम्मा अम्मा करके सड़कों पर लेट रही थी, और वहां का चुनाव जो बदला था, उस बात पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बी चंद्रशेखर राव जी हमारे पास आए थे, बस बीजेपी और बीआरएस एक पार्टी है, और अब इस यहां पर विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। उसी तरीके से दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक विचारधारा है। ये विचारधारा भी नहीं, झूठ बोलने की विचारधारा है इनकी, सत्ता में बने रहने की विचारधारा है इनकी, अडानियों अंबानियों के लिए काम करने की विचारधारा है इनकी। राहुल गांधी ने सवाल पूछा था, क्या अरविंद केजरीवाल ने कभी अंबानी अडानी के खिलाफ बोला? नहीं बोला। तो केजरीवाल और मोदी दोनों उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, दोनों की विचारधारा का स्रोत आरएसएस है, दोनों समय के हिसाब से चुनावी हिंदू बन जाते हैं। चुनावी हिंदू बीजेपी से बड़ा और कौन हो सकता है, जिसने 2 लोकसभा सीट को कन्वर्ट किया है सत्ता में, और बार बार राम मंदिर का इस्तेमाल किया है, रामलला का इस्तेमाल किया है, हिंदुओं की भावना का इस्तेमाल किया है, चुनाव के लिए ही तो किया है। जहां वो अयोध्या में हार जाती है, उत्तर प्रदेश में हार जाती है, तो जय श्री राम का नारा छोड़ देती है बीजेपी। कर्नाटक हार जाती है तो जय बजरंग बली बोलना छोड़ देती है बीजेपी। फिर वो उनको भगवान जगन्नाथ बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां से वोट और सीटें मिल जाती है। तो चुनावी हिंदू बीजेपी से बड़ी तो कोई है ही नहीं, और वही बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को चुनावी हिंदू बोल रही। तो आम आदमी पार्टी वैसा लक्षण दिखा रही है, वोट के सामने हिंदू को वोटों को कैसे लिया जाए, ये सारी चीजें कर रही है। तो ये कांग्रेस ने यही पर चुनाव बदल दिया। विकल्प बीजेपी नहीं है आम आदमी पार्टी की, विकल्प कांग्रेस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी बुरी स्थिति बीजेपी की है, और जनता ने तो बीजेपी को ऐसे भी सत्ता से दूर रखा है। 3 दशक हो गए बीजेपी को सत्ता में आए, 1993 के बाद से सत्ता में नहीं आई है, और एमसीडी तक भी छीन लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी से आप ये समझिए कि जनता नाराज बैठी है, लेकिन इससे आगे क्या? तो कांग्रेस विकल्प के तौर पर कांग्रेस ने अपने आप को दिखाया है, और इसमें बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंक दी है, और एक बार जब कांग्रेस में जान फूंक गई है तो ये कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी के लिए बेचैन हो रही है। ये कांग्रेस अब सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है। आप थोड़ी देर पहले मैं एक प्रतिक्रिया देख रहा था, उस पर भी आऊंगा, लेकिन विधि जी लिख रहे हैं, कांग्रेस किसी भी मुद्दे को अंतिम परिणाम आने तक उठाई नहीं रखती है, यही समस्या है। ये आपका एंगल है, सही हो सकता है। और मैं आगे देखूं, बाबूलाल शर्मा जी कहते सारी बातें खोल के नहीं बताई जाती हैं, ये भी प्रतिक्रिया। और विधि जी लिख रही हैं कि आपकी सबकी लिस्ट में कौन कौन मेंबर्स शामिल हैं, नाम लिखिएगा। अच्छा, अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, प्रोग्राम के चक्कर में रोकना पड़ता है, अच्छा हुआ चला गया टाइम से, वरना निकल जाता। ओहो, कुछ बातचीत चल रही है, मैं आगे प्रतिक्रियाओं में आता हूं। कोई प्रतिक्रिया धन्ना सेठ जी लिख रहे हैं, प्रेम सर, केजरीवाल तो अब राहुल गांधी को बीजेपी का टीम बता रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस अगर राहुल गांधी की टीम है, तब तो हिंदुस्तान की सभी पार्टियां भाईचारगी में लड़ रही हैं, भाईचारगी में रहती हैं, सब कुछ भाईचारा है। कांग्रेस अगर बीजेपी की बी टीम हो जाए
तो कांग्रेस की विचारधारा नहीं मिलती, हर बात पर कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है, ये चाहे ना तब भी एक नहीं हो सकती। अगर दोनों पार्टियां मिलकर बैठक कर लें तो 2 दूनी 4 पार्टियां बन जाएगी, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और इसी तरीके से बढ़ाते चल जाएगी, कितने टुकड़े होंगे पता नहीं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस मिल रही है, ये असंभव बात है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जो कोई भी ऐसा बोलता है वो कितना गंभीर बात बोलता है। कांग्रेस में निर्णय लेने के लिए काबिल नेतृत्व तो नहीं है और अपनी पार्टी का बंटाढार भी किया और इंडिया गठबंधन आगे कुछ नहीं चल रहा है। निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, ये एक वस्तुगत स्थिति होती है, स्थायी स्थिति नहीं होती है। एक पार्टी लंबे समय से सत्ता के बाद बाहर आती है, उसके पास लीडरशिप का संक्रमण काल होता है, बुजुर्ग और नौजवान के मिश्रण का काल होता है। इस काल में ये स्थिति होती है। कांग्रेस ने लंबा बुरा दौर देखा है, लेकिन ये दौर लंबा बुरा नहीं चलेगा। ये है कांग्रेस रिवाइव कर रही है, राहुल गांधी कांग्रेस नई कांग्रेस बना रहे हैं, वैचारिक परिवर्तन भी हो रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस ने जनसंख्या के आधार पर पूरा जो सर्वेक्षण कराने की मांग की है, ये कांग्रेस की पहली मांग नहीं हुआ करती थी, आज है। कांग्रेस में वैचारिक एक शिफ्ट भी दिख रहा है, इसलिए नई कांग्रेस का निर्माण हो रहा है। ये मैं आपको जवाब देता हूं। दिल्ली में कांग्रेस 25 से 30 स्ट्रांगली फाइट करेंगी, बाबूलाल शर्मा जी का आकलन। और आगे राहुल गांधी जी के लिए भी लिख रहे हैं लोग, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लूं। प्रेम साहब, सब डेट हैं, विधि को मेरी तरफ से नमस्कार बोल देना, मेरा मैसेज पढ़ो तो। अरे पढ़ा त्यागी जी, लेकिन आप आपस की लड़ाई करते हैं तो मैं कैसे स्क्रूटनी करूं, ये मेरी समस्या होती है। लड़ाई नहीं, बातचीत करते हैं आप लोग। आपका भाई लिख रहे हैं, विधि दीदी नमस्कार, इट्स माय डिनर टाइम, आई विल मीट यू टुमारो, टिल देन बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। ये दर्शक आपस में अपनी सुविधा अनुसार आते हैं, ठहरते हैं, हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ये सारी चीजें हैं। और आईएस पटेल जी लिख रहे हैं, आचार्य प्रशांत मिश्रा ब्लॉक करके किसी को ज्ञान दे रहा था, भाग गया क्या? ये आपस की बातचीत है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और रमेश जी लिख रहे हैं, प्रेम कुमार साहब, मैं भी देख रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव का मोड़ दिखाई दे रहा है। यह नई दिल्ली से संदीप दीक्षित जी के चुनाव लड़ने पर ही पूरा चुनाव कांग्रेस की ओर मुड़ते दिखाई दे रहा है। और संदीप ही नहीं, कई और भी वो कुछ लिखना चाह रहे हैं। हाँ, मैं देखूंगा आगे वो क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं इस चुनाव का जो परिवर्तन बिंदु है उसको आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। संदीप दीक्षित ने अगर अपने आप को स्टैंड नहीं किया होता तो निश्चित रूप से राहुल गांधी भी इस स्थिति में नहीं आते जो उन्होंने निर्णय लिया है। इसलिए संदीप दीक्षित का रोल आप देख रहे हैं, बहुत जरूर सही रोल देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो देश का वर्तमान परिवेश को परिवर्तन कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही महिला, दलित की बेहतरी के लिए संघर्षरत है, परंपरागत दल के सोच में भी नहीं है। महेंद्र प्रसाद सिंह जी, आम आदमी पार्टी को 10 साल इसी सोच के तहत मिला है और चूंकि जनता इससे संतुष्ट नहीं है इसलिए और बदलाव करना चाहती है कि नहीं है वो देखना होगा, चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन उसी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या और कुछ नहीं किया जा सकता था? जितना बताया जा रहा है क्या उतना परिवर्तन हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है? ये तमाम चीजें चुनाव के समय चर्चा में आते हैं और अब भी चर्चा में हैं। कांग्रेस झुग्गी वाले पुराने वोट बैंक को इनकैश कर लेगी। झुग्गी वाला पुराना वोट बैंक अगर कांग्रेस के पास आता है तो एक तरह से पूरा चुनाव बदल जाएगा। आप जानते हैं झुग्गियों में 20 लाख लोग रहते हैं दिल्ली में, 20 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं और उसमें करीब 5 लाख परिवार रहते हैं। ये आंकड़ा है। विधि जी कहते हैं, सर आपका वोट कांग्रेस को शिफ्ट होगा क्या? इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा क्या? बीजेपी एंड आपके प्रत्याशी का हार जीत का अंतर कम नहीं होगा? इसको समझने के लिए विधि जी ये देखना जरूरी होगा कि बीजेपी को पूरा जो 38% और 35% वोट मिला है पिछले चुनावों में, वो वोट बैंक पूरे अपोजिशन का वोट मिलता है। अपोजिशन में कोई है नहीं, कांग्रेस थी नहीं। लेकिन अब जब कांग्रेस अपोजिशन में आएगी तो बीजेपी
का आधार वोट बड़ी मुश्किल बमुश्किल आप देखिए 18%, 20%, इससे ज्यादा नहीं है। तो बाकी के जो 17-18% वोट हैं उसके शिफ्ट होने के पूरे आसार बनेंगे, जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस विकल्प के तौर पर नजर आएगी। सबसे बड़ा डेंट बीजेपी को लगेगा, उसकी सीटें बढ़ेंगी क्या घटेंगी, घटेंगी वो 8 भी रहेंगी कि नहीं ये सवाल है। तीसरा कोना जो है कांग्रेस जो है, इसके साथ अगर दलित वोट, अगर ओबीसी का वोट, अगर सिख वोट्स, अगर मुसलमान वोट्स, इन सब वोटों के लौटने के आसार हैं। ये अगर लौटते हैं, इसके अलावा पूर्वांचली फैक्टर जो कांग्रेस के साथ कभी हुआ करता था, आज आम आदमी पार्टी के पास है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग 20 लाख मैंने कहा, तो ये इन वोटों में भी उस आधार पर अगर धमक कांग्रेस की दिखती है, जो निश्चित रूप से अभी कहना बहुत जल्दबाजी है लेकिन दिखने के आसार दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी जीत जाएगी ये तो भूल जाइए। बीजेपी जब जनता अपना निर्णय बदलती है तो जैसे आम आदमी पार्टी को शिफ्ट करेगी तो वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे कांग्रेस से शिफ्ट हुई थी तो आम आदमी पार्टी की तरफ हुई। तो ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, लेकिन पहली बार में पूरी आम आदमी पार्टी शिफ्ट का वोटर शिफ्ट होकर कांग्रेस में नहीं आएगा। इसके लिए कांग्रेस को ये समय के साथ दिखाना पड़ेगा कि विकल्प हम ही हैं और हमारे समांतर कोई पार्टी, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी किसी को वोट दीजिए बात बराबर है। ये बात कांग्रेस जब समझा पाएगी तब सत्ता में आएगी। अभी क्या है कि फिलहाल की स्थिति में ये कह सकते हैं कि लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। सत्ता में कौन आएगा इसका उत्तर जो है अभी हम ब्लैंक रखते हैं, खाली रखते हैं कुछ समय बाद के लिए। लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बनती जा रही है, इतना ही हम कह सकते हैं। फिलहाल बीजेपी के सत्ता में आने के आसार मुझे दिखाई नहीं देते, उसके मैंने आधार बताए। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं एमपी में 18% वोट कांग्रेस को मिला था। 18% वोट शायद लोकसभा की बता रहे हैं कि विधानसभा की अगर क्लियर करते, क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है विधानसभा में ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस को। और विधि सही कह रही हैं, मैं भी यही कह रहा हूं, कांग्रेस केजरीवाल का बैंड बजाए कि मौज बीजेपी की आएगी। अरविंद जी मैंने जवाब दे दिया है। अरविंद भाई दूसरी आईडी से उससे बात करेंगे तो ब्लॉक कर देगा, इसलिए दूसरी आईडी उसके कमेंट्स देखने के लिए सही है। ये सारी बातचीत आपस की। राहुल गांधी को हटा दो कांग्रेस अच्छी हो जाएगी, ये तो आप बीजेपी की मुराद पूरी कर रहे हैं। राहुल गांधी जब नहीं थे तब क्या राहुल गांधी थे जब बीजेपी सत्ता में आई थी? राहुल गांधी की वैसी कोई भूमिका नहीं थी। तो आगे हम बढ़े कि सर दिल्ली में पिछले इलेक्शन से इलेक्शन की तुलना कैसे की जा सकती है, क्योंकि केजरीवाल भी अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं। इस बार केजरीवाल दबाव में है। हाँ, मैंने जो तुलना की है वो सीमित अर्थ में की है। हम भी जानते हैं कि 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीत जाती है, फिर भी विधानसभा में वो विपक्ष में रहती है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस 4% है वाली पार्टी है, नहीं, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी 2019 में। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी। कांग्रेस का वोट घटा इसलिए चूंकि वो कम सीटों पर लड़ी, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी विपक्ष बनती हुई दिखी, विकल्प वाले धड़े में थी, इंडिया गठबंधन में थी, बढ़ा। वही बात मैं कह रहा हूं, जब विकल्प बनती हुई कांग्रेस दिखेगी तो कांग्रेस का वोट भी बढ़ेगा। जैसे आम आदमी पार्टी का लोकसभा में कोई परफॉर्मेंस नहीं होता था, इंडिया गठबंधन में आते साथ परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन छोड़ते साथ कांग्रेस दिल्ली में परफॉर्म करेगी। छोड़ते साथ माने कांग्रेस नहीं छोड़ रही है, आम आदमी पार्टी से अलग होकर के, ये मैं उलट भाषा में मैंने कहा। तो कांग्रेस यहां पर लीड करेगी। विकल्प कौन है, जनता उसी के पास में इकट्ठा होगी। विकल्प नहीं है कांग्रेस, ये अगर चला गया मैसेज तो कांग्रेस फिर से शून्य पर। कांग्रेस विकल्प है, ये मैसेज चला जाता है, कांग्रेस सीधे दूसरे नंबर पर। यही फैक्ट है। अब दूसरे से पहले
पहले नंबर होना ये लड़ाई के तरीकों पर निर्भर करता है। आम आदमी पार्टी भी कोई कमजोर पार्टी नहीं है, सत्ता में है, उसको हर हथकंडे पता है, कैसे चुनाव लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। एक जोरदार मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बनता दिख रहा है। और रमेश पटवाल जी आगे लिखते हैं कि दिल्ली की चुनावी हवा संदीप के नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के अलावा कई मजबूत उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें उत्तम नगर से मुकेश शर्मा जी हो या रागिनी नायक हो या अलका लांबा जैसे कई उम्मीदवार हैं, जैसे ओखला की सीट भी। निश्चित रूप से ये जो है ये टीम की सोच, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ना ठाना है। ये कांग्रेस में कम देखा जाता है। ये गुटबाजी कांग्रेस में कहीं दिख रही है क्या? नई दिल्ली में नहीं दिख रही है। ये कांग्रेस का एक नए तरीके से इमरजेंस है। सत्ता की भूख, सत्ता की ललक यहाँ दिख रही है। तभी संदीप दीक्षित हैं, तभी रागिनी नायक हैं, तभी अलका लांबा हैं, तभी वो चौधरी जी हैं, तभी देवेंद्र यादव जी हैं, तभी दूसरे लोग जो तमाम नेता हैं। ये इसी वजह से कि सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस की इस चुनाव में ताकत है। इस ताकत को नजरअंदाज मत कीजिए। विधि जी लिख रहे हैं चिराग के बारे में क्या निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसकी चर्चा मैंने की है विधि जी, मैंने कर ली है और मुझे लगता है कि फिर से कल बात करेंगे। उल्टे बांस बरेली को क्यों, ये कुछ लिखना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। विधि जी गुड इवनिंग कह रहे हैं, तमाम चीजें कह रही हैं। और सर जब सत्ता परिवर्तन होता है तो रिजल्ट भी पिछले इलेक्शन के रिजल्ट से भिन्न ही होते हैं, तो फिर तुलना क्यों? तुलना एक निष्कर्ष के लिए होता है, एक बात समझाने के लिए होती है, वरना तुलना ही नहीं होगी। अब बीजेपी का भी देखिएगा, जब बीजेपी अपोजिशन के तौर पर रहती है तभी बीजेपी के वोट पड़ते हैं। आप बीजेपी जब लंबे समय से राजनीति में रही, लेकिन कभी जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा, वो लोग विकल्प बन जाते थे। विकल्प कौन है ये समझने में दिक्कत होती थी, तो वोट बढ़ते थे, बीजेपी पीछे रहती थी। लेकिन जब भी बीजेपी ने ये साबित किया कि इस देश का विकल्प हम ही हैं, तो वो कांग्रेस का विकल्प के तौर पर 2014 में सामने आई। 2004 में चुनाव हारने के बाद आप देखिए 98 से 2004 के बीच में देखिए बीजेपी की ताकत क्या थी, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, तो ये बात आपको समझ में आएगी। जसलीन जी लिख रहे हैं प्रेम सर नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। विधि जी इतनी ठंड है टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। हो बात तो सही है। रुद्राज लिखे किरण भाई त्यागी जी, आईएस पटेल भाई आपको वो एक है जेसस बोलता है। चलिए इस बात को छोड़ते हैं। शरद पवार जी ने सही कहा, तड़ी पार के बयान को सीरियसली नहीं लेते। ये सारी चीजें चल रही हैं। मैं प्रतिक्रियाओं को अब विराम दूंगा। एक प्रतिक्रिया मनोज भांबू जी की लेते हैं। केजरीवाल मोदी जी की तरह अपनी सीट पर पीछे नजर आएंगे या अपनी सीट हार भी सकते हैं। केजरीवाल मेरी बात आप याद रखना प्लीज, मैं चुनाव परिणाम बाद आपके चैनल पर बात करूंगा। चुनाव हार सकते हैं केजरीवाल। मनोज भांबू जी आप जो बात कह रहे हैं मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, और चुनाव बाद क्यों मैं आज ही कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि केजरीवाल ममता बनर्जी भी साबित हो सकते हैं कि जो उनकी पार्टी जीत जाती है और वो चुनाव हार जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही चुनाव हार जाएं। तो दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन केजरीवाल बहुत मुश्किल में है और संदीप दीक्षित ने उनको परेशान कर दिया है और चुनाव उनके लिए जीतना बहुत बहुत मुश्किल है। विधि जी लिख रहे हैं अरविंद भाई के तरफ से आपको नमस्कार जी, सब एक दूसरे को नमस्कार करें। गजेंद्र सिंह खाचर जी लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी बहुत ही बड़ा उलटफेर करने जा रही है दिल्ली के चुनाव में। तो मैं तमाम प्रतिक्रियाओं को यहीं पर विराम देता हूं, और कुछ देखिए बहुत प्रतिक्रियाएं बहुत रह जाती हैं, मैं ले नहीं पाता हूं, मैं क्या करूं, ले नहीं पाता हूं प्रतिक्रियाएं। फिर भी चलिए आगे बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि राहुल ने एक समअप करने की दिशा में मैं आगे बढ़ता हूं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंक दी है। वो सड़क पर निकल पड़े हैं, कस्बे कस्बे में घूमेंगे, और ये जो बाकी बचे हुए दिन हैं चुनाव के, अगर राहुल गांधी दिल्ली की खाक छान लेते हैं
तो समझिए कि कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी गलियां घूमेंगे, प्रियंका गांधी भी जुटेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जुटेंगे। कल कांग्रेस नए भवन में शिफ्ट कर रही है, उसके बाद ये अभियान और भी नए सिरे से तेज होगा। आम आदमी पार्टी के भी सख्ते में है, बीजेपी को तो मानो सांप सूंघ गया है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। आम आदमी पार्टी ने सोचा ही नहीं था कि कांग्रेस के लिए उनको चुनाव में तैयारी करनी है। अब उनको पूरी रणनीति बदलनी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक वो बीजेपी को प्रतिद्वंदी बताते हुए लड़ रही थी, अब बीजेपी को प्रतिद्वंदी बता रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन अब स्ट्रेटेजिकली बता रही है। पहले नेचुरली बता रही थी। ये फर्क आया है सिचुएशन में। आज नेचुरली अपोजिशन आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस है, लेकिन इसको वो मानेगी नहीं, क्योंकि मान लेना चुनाव में हार की दिशा में कदम बढ़ाना होगा, फिर तो मान लेना होगा कि कांग्रेस रिवाइव कर चुकी है, विकल्प बन चुकी है। ये आम आदमी पार्टी नहीं मानेगी, ये रणनीति है। लेकिन आप समझ चुके हैं कि चुनाव दिल्ली का बदल चुका है। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूं। आपकी इजाजत से आप हमें दीजिए इजाजत, और आप सबसे आग्रह कि प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन भी दबाइए। और चैट सुपर चैट की भी अपेक्षा रहती है आपसे। और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।